स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में, जो कि एक नए विषय पे होगा। ये रहेगा मास एनर्जी एनालिसिस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो ये है मास कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल। और कुछ पर्टिकुलर जो सिस्टम्स हैं उसके बारे में हम स्पेसिफिकली ये कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो अगर आप किसी कंट्रोल वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं जो कि नॉर्मली आपका एक ये नॉन यूनिफॉर्म कंट्रोल वॉल्यूम है, मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ चीज़ अंदर आएगी, जैसे मास हुआ, एनर्जी हुआ, और कुछ आउटपुट में जाएगा, आउटफ्लो में जाएगा। तो ये एक सरफेस के माध्यम से जाएगा, इसीलिए उसे कंट्रोल सरफेस हम कहते हैं। वॉल्यूम ये है कंट्रोल वॉल्यूम, और ये जो बाउंड्री है उसे हो गया कंट्रोल सरफेस। इसी को हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, दिखाया है। और जो मास का फ्लो रेट होगा, तब ये डॉट कह रहे हैं, ये इसे हम अगर मास फ्लो रेट कहते हैं, ठीक है। तो ये वो अमाउंट है जो मास का जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम से जा रहा है। कहने का मतलब ये, जैसे कि अगर आप इस सरफेस का ये एक क्रॉस सेक्शनल लेते हैं और डिफरेंशियल इसके, ये जो क्रॉस सेक्शन है उसे अगर हम DAC कहते हैं, तो DAC अगर आपका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल है, तो इसके थ्रू जो जाएगा वो भी क्रॉस सेक्शनल, वो भी बहुत ही स्मॉल अमाउंट होगा, उसे हम कहेंगे डिफरेंशियल मास फ्लो रेट। और इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, जो ये डेंसिटी इस फ्लूइड की जो होगी, जो यहाँ से जा रही होगी, ओके, अगर वो डेंसिटी सपोज रो है, और चूँकि मास क्या है, मास आपका एक रो इंटू वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और चूँकि ये मास रेट है, तो वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरिया मल्टीप्लाइड बाय जो इसका ब्रेथ है या हाइट है या दूसरा जो कंपोनेंट है। चूँकि ये वेलोसिटी है, फ्लो कर रही है, तो इसको हम लोग वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम रेट। अगर वॉल्यूम को हमने ऐसा कहा, तो वॉल्यूम को रेट को ये होगा आपका एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और उसमें जिस रेट से फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वॉल्यूम रेट। तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम रेट हो जाएगा आपका डिफरेंशियल मास फ्लो रेट। ओके, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया, सॉरी ये हो गया आपका वेलोसिटी। नाउ इसमें हम वेलोसिटी जो लेंगे वो हम नॉर्मल वेलोसिटी लेंगे। ओके, ये आपका नॉर्मल कंपोनेंट 2 जो है, ये डिफरेंशियल है, तो ये आपका नॉर्मल कंपोनेंट हुआ, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है, तो ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया नॉर्मल वेलोसिटी। तो ये पार्ट जो है वो हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। क्योंकि ये वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय इसका गुना अगर आप एरिया से करते हैं तो क्या निकल के आता है, वॉल्यूम रेट। ओके, क्योंकि आपका वेलोसिटी जो है वो dx/dt है, वो उसमें पर यूनिट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, तो वो आप जब एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम आ जाएगा। तो ये आपका फ्लो रेट हो गया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। इसको आपने मल्टीप्लाई किया डेंसिटी से, तो आपका आ गया मास फ्लो रेट। चूँकि ये डिफरेंशियल एलिमेंट है, छोटा सा सरफेस है, तो ये जो अमाउंट होगा वो आपका डेल्टा m डॉट होगा, तो इसको हम कहेंगे डिफरेंशियल मास फ्लो रेट। ठीक है, तो अगेन दोबारा से बात करते हैं। एक हमने कंट्रोल वॉल्यूम लिया, उसका सरफेस देखा, सरफेस आपका कंट्रोल सरफेस हो गया, उसमें चूँकि अगर फ्लो हो रहा है
तो जो अमाउंट निकल के जा रहा है, इसको एनालाइज करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक डिफरेंशियल एरिया लिया जो ये है, और यहाँ पे हमने कहा कि ये इसका जो अमाउंट ऑफ जो मास निकल के आएगा यहाँ से, इसको हम कहेंगे डिफरेंशियल मास फ्लो रेट। अब इस ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये होगी इसकी जो डेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका डिफरेंशियल एरिया लिया DAC और फिर मल्टीप्लाई किया इसके वेलोसिटी, जो नॉर्मल वेलोसिटी है, जो इस क्रॉस सेक्शनल जो सरफेस है उसका नॉर्मल हमने लिया, तो ये निकल के आया डिफरेंशियल मास फ्लो रेट। अब इसी को अगर इंटीग्रेट कर देंगे आप, इसी को ऐड करते चले जाएंगे पूरे के पूरे सरफेस में, तो निकल के आ जाएगा आपका मास, टोटल जो मास फ्लो रेट निकल के आ जाएगा, मतलब सरफेस से जो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया आपका निकालने का मास फ्लो रेट। तो m डॉट क्या हो गया आपका, इंटीग्रल हो गया जो डिफरेंशियल फ्लो रेट का, लेकिन ये पूरे सरफेस एरिया पे, तो इंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे कहेंगे हम कि जो इंटायर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जो भी आपका सरफेस बना रहे हैं उसी के चारों तरफ अपने इंटीग्रेट करेंगे, सम करेंगे जितने भी एलिमेंट है आपका, डिफरेंशियल जो एलिमेंट लिया है उसको अगर सम करेंगे, मतलब उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आपका मास फ्लो रेट आ जाएगा। और इसी को हम कह सकते हैं ठीक है। तो कई बार जो क्या होता है कि जो कंट्रोल वॉल्यूम है उसका जो सरफेस है वो कोई यूनिफॉर्म नहीं होता, कई बार इसमें दिक्कत होती है ये इंटीग्रेशन लेने में। जैसे कि अगर आप पाइप लेते हैं, डक लेते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पाइप यूनिफॉर्म हो, कई बार ये उसकी जो डायमीटर है वो बढ़ती है, कम हो सकती है, और यही डक का है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप क्रॉस सेक्शन लेते हैं, सपोज़ आप डक का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी जो है वो अक्रॉस जो क्रॉस सेक्शन के चारों तरफ जो है वो सेम हो, वो वैरी कर सकती है, वो चेंज हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए कई बार प्रैक्टिकल नहीं होता है आप इंटीग्रेट करने के लिए, कई बार आपको एवरेज लेना पड़ता है। तो अगर आप सपोज़ एक डक्ट या पाइप लेते हैं और उसका आप जो है वेलोसिटी प्रोफाइल निकालते हैं, तो ये मान के चलिए कि ये इस तरह रहता है, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी जो है सेंटर पे ज़्यादा होगा और सरफेस पे ज़ीरो, अगर स्लिप नहीं है तो ज़ीरो के आसपास ज़ीरो रहेगा। तो इसी का आप एवरेज निकाल सकते हैं कि टोटल अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी कितनी है, तो ये एवरेज वेलोसिटी जो है वो उसको अगर रिप्रेजेंट करें ये, तो ये वैल्यू जो है ये टोटल नॉर्मल वेलोसिटी और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया हुआ है, सपोज़ ये लेने वाले हैं हम ये, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बट फिर इसके टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उससे डिवाइड कर देंगे, उसका टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है ये, इसे हम V एवरेज कहेंगे। कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये V एवरेज है, वेटेड एवरेज। तो ये अगर आपको पता है तो, और इसको अगर यूज़ करते हैं, तो आपकी वैल्यू जो m डॉट जो हमने कहा था, ये कहा था, और यहाँ पे जो मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अक्रॉस द सरफेस, मतलब सरफेस के चारों तरफ आप उसका डिफरेंशियल एरिया ऐड करते चलेंगे या उसी के चारों तरफ इंटीग्रेट करें सरफेस के अक्रॉस। तो m डॉट को अब चूँकि आपको ये V एवरेज पता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने अगर अज्यूम करें कि भाई ये डेंसिटी कांस्टेंट है, तो डेंसिटी अगर बाहर निकल गई तो Vn dVAC है, इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका रो V एवरेज AC हो गया, ठीक है, और इसका यूनिट हो गया kg/s, ठीक है।
ओके, अब एम डॉट और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या है आपका, जो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। तो डिफरेंशियल एरिया लेंगे तो डी ए आ जाएगा, और वेलोसिटी आपको पता है। तो इसका मतलब ये कि मास फ्लो रेट और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आपका रिलेटेड है, जो हमने यूज़ किया हुआ है, और वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन डेंसिटी से। तो ये आपका डेफिनेशन है कि डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, जो मास होता है, अगर आप डॉट लगाते हैं इसका मतलब रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यहाँ आ गया और मास रेट यहाँ आ गया, तो ये आ गया आपका मास फ्लो रेट। तो इस दोनों का रिलेशन जो है वो बहुत सिंपल है। आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को वॉल्यूम से भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसे केस में, तो अभी हमने जैसे कहा था कि मास फ्लो रेट और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट रिलेटेड है, और तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है वो आपका वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड जो है थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल पर यूनिट टाइम है। वॉल्यूम किस तरह से मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम, जो क्रॉस सेक्शन है। तो अगर आप मानते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन है तो कितना कैसे ये मूव कर रहा है। तो इसमें अगेन हम दोबारा से इसको हम या तो एवरेज के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे वॉल्यूम हमने बात किया था, तो उसको हम एवरेज वेलोसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वी एन आपने पहले भी देखा था कि वी एन को हम वी डॉट को हम वी एन मल्टीप्लाइड बाई डी ए सी लिखे थे, राइट। अगर ध्यान दे तो हमने यही किया था कि ये पार्ट जो है, ये पार्ट कुछ नहीं है, बट इसी को हम लोगों ने चूँकि डेंसिटी का कांस्टेंट मान लो, तो यही आपका वी डॉट हो गया। अगर देखा जाए तो यही आपका डी वी डॉट हो गया। तो इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका वी डॉट आ जाएगा। तो ये आपका वी एन ए डी ए सी है, और इसी चीज़ को हम इसको वी एवरेज ए सी भी कह सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ आप ध्यान से देखें तो यही चीज़ आपके वी एवरेज हमने निकाला है। तो वी एवरेज ए सी जो है वो आपका इंटीग्रल ए सी वी एन डी ए सी एन है, ठीक है। वी एवरेज आपका, अगर ध्यान देखें तो हम लोगों ने ये डेफिनेशन लिया हुआ है पहले से कि ये आपका ये है। तो वी इंटीग्रल ऑफ वी एन डी ए सी एन आपका वी एवरेज ए सी सी है। तो एक मैथमेटिकल वे से आप कनेक्ट कर सकते हैं इन सब पैरामीटर्स को। और फाइनली जैसे हमने कहा कि मास फ्लो रेट वॉल्यूम फ्लो रेट रिलेटेड है, तो ये आपको पता ही है, इसको हम वॉल्यूम से भी कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम और ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो ये ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल फॉर कंट्रोल वॉल्यूम। इस केस में हम लोगों ने क्या किया है कि एक जेनरिक एक कंट्रोल वॉल्यूम और सरफेस देखा है, जिसमें कि आपके पास एक टैंक है और फ्लो थ्रू पाइप हो रहा है, और आपके पास पी आई टी आई स्पेसिफिक जो आपकी वॉल्यूम दी हुई है, एनर्जी पर यूनिट मास दी हुई है। इस तरह से आपका इनलेट कंडीशन है, इसी तरह आपका आउटलेट कंडीशन है। साथ में ये अलग से दिखाया है कि एक एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई किया गया है इसमें, और इसमें अलग से एक एक्सटर्नल फोर्स भी दिया गया है। तो ऐसे जो सिस्टम जो कि कंट्रोल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, इसमें अगर अप्लाई करें आप नेट मास ट्रांसफ़र, तो उसको हम सिंपल ढंग से कह सकते हैं कि जितना टोटल मास जो इंटर हुआ है किसी भी समय, जो कि डेल्टा टी कहते हैं एक टाइम फ्रेम में, वो टोटल मास इंटरिंग मतलब कि जितना इंटर हुआ है माइनस जो मास निकला है, और ये होना चाहिए बराबर जो कि हमारा कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो मास चेंज हो रहा है। तो जितना अंदर आया जितना बाहर गया, यहाँ पे अंदर आ रहा है जितना, और जितना बाहर गया उस डेल्टा टी टाइम पे, और उसी को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए जो कि कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर चेंज हो रहा है, जो कि डी एम सी वी बाई डी टी हो। तो ये एक बेसिक कंजर्वेशन मास प्रिंसिपल है। कहने का मतलब ये है कि टोटल मास इन, जितना मास अंदर घुसा, मान के चलिए अब डेल्टा टी के टाइम पे, और डेल्टा टी मतलब एक समय में टी माइनस टी टू माइनस टी वन में, माइनस जो जितना अंदर घुसा माइनस जितना बाहर निकला, ये बराबर होना चाहिए
जितना फाइनली जो कंट्रोल वॉल्यूम का मास में चेंज हुआ है। ये सिंपल सा आपका मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। इसको आप रेट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जब रेट करते हैं तो आप डी बाई डी टी कर देते हैं, राइट। तो ऐसे में आपका मतलब डेल्टा टी आप कर देंगे तो ये आ जाएगा डॉट, यहाँ पे डॉट आ गया, और ये आपका, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं एम सी वी, ठीक है, एम डॉट सी वी। उसको डी एम सी वी बाई डी टी भी कह सकते हैं और एम डॉट सी वी भी कह सकते हैं। तो ये बेसिक आपका एक डेफिनेशन के तौर पे मान के चले। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को और समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैंने अब फिर सिंप्लीफाइड कंट्रोल वॉल्यूम और सरफेस के माध्यम से यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये आपका एक जो डैश लाइन आपको दिख रहा है, ये आपका एक कंट्रोल सरफेस है। इसके अंदर आपका ये वॉल्यूम है। हमने जो इसके अंदर जो वॉल्यूम है, इसका अगर मास निकालना है तो हम निकालेंगे ऐसे कि आपका ये एम सी वी जो है, ये एक डिफरेंशियल वॉल्यूम ले लिया हमने, और डी एम जो है आपका मास इस डिफरेंशियल वॉल्यूम का, वो होगा आपका रो जो डेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय जो ये डिफरेंशियल वॉल्यूम है। अब इसी को अगर इंटीग्रेट कर दे पूरे कंट्रोल वॉल्यूम में तो ये टोटल मास मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ डी एम कंट्रोल वॉल्यूम, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ रो डी वी कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये आपका एक एम सी वी निकल के आता है। अब इसी का आप रेट निकाल सकते हैं कि भाई ये आपका डी एम बाई डी टी सी वी, ये क्या निकल के आएगा, तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी इंटीग्रल सी वी रो डी वी। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसको कोशिश करते हैं निकालने के लिए कि किस तरह से आप डिफरेंशियल कंडीशन में कैसे निकालेंगे। मतलब ये कि अगर आप ये समझे कि मास जो है फ्लो इन एंड आउट हो रहा है कंट्रोल सरफेस से, चूँकि मास कंट्रोल सरफेस से ही इन एंड आउट होगा, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, सरफेस पे एक डिफरेंशियल एलिमेंट ड्रॉ किया है जो इसे हम कह रहे हैं डी ए, ये जो डैश में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल मास फ्लो रेट निकालने के लिए, जैसे पहले भी हमने कोशिश किया था ये एक्सप्लेन करने के लिए, इसके लिए हमें पहले भी पता है कि हमने क्या किया था, हमने ये लिया था कि रो, और इसमें हमने चूँकि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना था तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हमने क्या किया, डी ए से मल्टीप्लाई किया, और इसके बाद v जो नॉर्मल वेलोसिटी है आपका इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे। अब नॉर्मल वेलोसिटी जो है वो अगर ये वेलोसिटी निकल के आती है तो इसका नॉर्मल क्या होगा, इस वेलोसिटी का मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो ये आ गया आपका रो वी एन डॉट एन, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा डी ए, मतलब ये हो गया रो वी कॉस थीटा। अब इसी को आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपका आ गया नेट, राइट। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, उसी को हम वापस इसको हम लिख रहे हैं एक डिफरेंट ढंग से, ओके। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोल सरफेस लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका नेट फ्लो हो गया। अब इसमें नोट कीजिएगा कि भाई नेट में आपका दोनों आ सकता है, आपका ये भी आ सकता है कि जितना अंदर गया, क्योंकि ये केवल ये नहीं है कि निकल रहा है, ये भी है कि इस सरफेस से फॉर एग्जांपल हो सकता है कि अंदर भी आ रहा हो, तो आपका इफेक्टिवली ये कैप्चर करता है, ये डायरेक्शन दोनों कैप्चर कर लेगा, क्योंकि ये नॉर्मल वेक्टर जो है वो बहुत मैटर करेगा। वेलोसिटी अगर अपोजिट है टू द नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन अलग है, तो ये डायरेक्शन कैप्चर कर लेगा इस पर्टिकुलर वेक्टर से। तो इसलिए एम नेट इफेक्टिवली कैप्चर कर रहा है इन चीज़ों को। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, क्योंकि हमने ये कहा था कि ये टोटल मास एंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम ड्यूरिंग डेल्टा टी माइनस टोटल मास एंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम ड्यूरिंग डेल्टा टी। तो लीविंग एंड एंटरिंग दोनों लिखा हुआ है, इंटरिंग जो अंदर जा रहा है और मास लीविंग कंट्रोल वॉल्यूम को जो बाहर जा रहा है। और अभी जो मैंने ये ड्रॉ किया है ये वाला, ये इफ़ेक्टिवली कंट्रोल सरफेस जहाँ से मास आता है या जाता है उसको कैप्चर कर रहा है, उसको ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये वाला पार्ट जो है ये कहीं ना कहीं आपका
इससे रिलेटेड है, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है वो इससे रिलेटेड है, जो चेंज इन कंट्रोल वॉल्यूम। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाइड ढंग से लिखते हैं कि जैसे हमने कहा कि डी एम सी वी बाई डी टी ये आपका आना चाहिए जो मास इन, मतलब टोटल मास इंटरिंग, ये है टोटल मास इन माइनस टोटल मास आउट, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे कि हमने इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कि मास इंटरिंग माइनस मास लिविंग इज इक्वल टू नेट चेंज इन मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। तो वैसे ही मैंने लिखा कि मास इन माइनस मास आउट इज इक्वल टू डी एम सी वी बाई डी टी, ठीक है। अब इसको हम जो भी डेफिनेशन जो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको हम कह सकते हैं कि ये सब एक जनरल कंजर्वेशन जो है ऑफ मास है। कैसे करेंगे इसे? अब इसको दो ढंग से कर सकता हूँ। तो पहला तो ये है कि मैं इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मैं रीअरेंज करता हूँ, ठीक है। अब ये जैसे जो मैंने बताया ये डी बाई डी टी, then we can segregate this part m out and m in as specifically taking the area which is corresponding to the out। दोबारा से बोलता हूँ मैं ये पार्ट, और ये वाला पार्ट जो आउट एंड इन वाला है ये आपका इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। मास आउट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रो जो नॉर्मल है आउट का, और एरिया जो कॉरस्पॉन्डिंग जो आउट का पार्ट है, आउट का जो क्रॉस सेक्शनल है पार्ट है, और ये आपका रो वी एन ए होगा, लेकिन ये इन का होगा। तो इसमें जो एरिया होगा वो स्पेसिफिकली इनलेट से रिलेटेड है, और जो ये वाला है इसमें एरिया जो है वो आउटलेट से रिलेटेड है। चलिए, तो ये आपने समझा किस तरह से जनरली एक कंजर्वेशन मास ले सकते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल देखते हैं। अगर वो स्टेडी स्टेट है, कोई भी अगर प्रोसेस स्टेडी स्टेट है, तो फिर जो कंट्रोल वॉल्यूम का मास है उसमें कोई चेंज होने नहीं वाला है, वो हमेशा उतना ही रहेगा। ऐसे में उसमें टाइम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद टाइम है, जो डी एम बाई डी टी जिसे कहते हैं, वो ज़ीरो हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर स्टेडी स्टेट प्रोसेस है तो डी एम सी वी बाई डी टी जो है वो ज़ीरो है। इसका मतलब कंजर्वेशन मास में जो हमने कहा था डी एम सी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एम इन माइनस एम आउट। तो ये अगर ज़ीरो हो गया तो ये दोनों बराबर हो गए, मतलब ये रिलेशन आ जाएगा। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ जो मास इंटर करता है कंट्रोल वॉल्यूम में, वो उतना ही मास निकलेगा कंट्रोल वॉल्यूम से। ये हो गया आपका स्टेडी फ्लो प्रोसेस, ठीक है। इसमें मल्टीपल इनलेट्स होते हैं, कई इनलेट्स होते हैं, कई एग्जिट हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम समेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि आपके कई इनलेट हो, पर यह है कि जितना मास अब अंदर जाता है कंट्रोल वॉल्यूम में, उतना ही मास आपका कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर निकलेगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसको हम इसी स्टेडी फ्लो प्रोसेस को हम एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक डिवाइस है जिसका 2 इनलेट है और 1 आउटलेट है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप अगर आपको बैलेंस करना है तो नेचुरली अगर इसे स्टेडी स्टेट मानेंगे तो जितना ये अमाउंट अंदर जाएगा उतने अमाउंट निकलेगा। इसका मतलब M3 जो है, जो बाहर निकल रहा है, जो M3 है, वो दोनों का सम होगा। इसी तरह के कई इंजीनियरिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे नॉजल्स है, डिफ्यूज़र्स है, टरबाइन है, कंप्रेसर है, पंप है। इसमें नॉर्मली एक
ही आपका स्ट्रीम होता है। एक ही, जैसे आपका पंप हो गया तो एक ही फ्लूइड गया, उसी को आप पंप कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं या कंप्रेसर से यूज़ कर रहे हैं। टरबाइन में भी आपका फ्लूइड आता है, एक ही आपका इनलेट होता है, एक ही आउटलेट होता है। तो मतलब स्ट्रीम आपका एक होता है। तो कई बार अगर स्ट्रीम एक है तो स्टेडी फ्लो प्रोसेस में आपका सिंपल m.1 इज इक्वल टू m.2 हो जाएगा, मतलब जो अंदर आया वो बाहर चला गया। इसको आप डेंसिटी और वॉल्यूम से भी कर सकते हैं कि भाई डेंसिटी जो अंदर की फ्लूइड में गई है m1 के हिसाब से, और जो आपकी वेलोसिटी है और जो एरिया है उस क्रॉस सेक्शन का जो इनलेट का है। और इसी तरह आप सिंगल स्ट्रीम में आप m2 को ऐसे लिख सकते हैं ρ2 v2 a2। तो एक तरीका है लिखने का। तो बात करते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की। इन जनरल जो कई डिवाइसेस होते हैं जिसमें कि जैसे कि एयर कंप्रेसर है, ये इसमें सिंगल स्ट्रीम यूज़ होगा। मास डेफिनेटली अगर ऐसा है सिंगल है तो मास फ्लो रेट तो सेम होगा, लेकिन वॉल्यूम फ्लो रेट चेंज हो सकता है। और ये दो वजह से हो सकता है। एक मेन आपका डेंसिटी भी चेंज हो सकती है। जैसे वॉल्यूम फ्लो रेट में ये आपका जो होता है वो रो जैसे ये मास हो गया रो इंटू फ्लो रेट, और वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया आपका वेलोसिटी इंटू एरिया। तो इसमें वेलोसिटी भी चेंज हो सकता है, एरिया भी चेंज हो सकता है। तो ऐसे केस में जब यहाँ पे सिंगल स्ट्रीम है तो आपका डेफिनेटली ये कंडीशन तो मैच करेगा, ये तो सही होगा, क्योंकि यही आपका स्टेडी फ्लो प्रोसेस है। इस केस में आपका m1.m2 होगा, ठीक है। और अगर डेंसिटी, जैसे इस केस में कोई ज़रूरी नहीं है कि डेंसिटी फिक्स हो, क्योंकि डेंसिटी कंप्रेस कर रहे हैं तो डेंसिटी थोड़ा चेंज हो सकता है। बट मान लिया जाए कि ये इनकम्प्रेसिबल हो, जैसे कि आपका लिक्विड हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका डेंसिटी जो है वो अगर इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी आप काट सकते हैं, इस तरह से आप ये हट जाएगा। तो केवल आपका ये आ जाएगा, ये कंडीशन वैलिड होगा आपका स्टेडी फ्लो और इनकम्प्रेसिबल में। और अगर सिंगल है तो V इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाई V आउट हो जाएगा। और इसको हम लोग वेलोसिटी से भी ले सकते हैं कि भाई V इन क्या है आपका वेलोसिटी। अगर इसे हम 1 मानते हैं और इसे हम 2 मानते हैं तो V1 A1 इक्वल टू V2 A2, ये आपका कंडीशन आ गया स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो का। तो ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, और कई एग्जाम्पल इसके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, और उसको हमने स्टेडी पर्टिकुलर फ्लो रेट पे अप्लाई किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और साथ में हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स जो और एनर्जी, पर्टिकुलर एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। बट और मेनली कुछ और नए टर्म्स को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ फिर आप हमसे जुड़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।